नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हिस्ट्री का 6th क्लास से 12th क्लास का एक सीरीज चल रहा है। इसमें हम 6th क्लास का ऑलरेडी 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे। जो हमारा 5वां चैप्टर है, इसका हेडिंग है किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक। मतलब ये है कि राज, राजा और प्रारंभिक गणराज्य। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले डिटेल में हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है, बहुत ही मेरा एफर्ट इसमें लगता है। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम आपको बताते हैं। जो पूरा पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ में जो मेन चीज है, उसको हम पीपीटी पे निकाल करके फिर आपको बताते हैं। इसमें हमें बहुत एफर्ट लगता है। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि हमारा ग्रोथ हो पाए। आपका ये छोटा सा एफर्ट हमारे इस चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत अहमियत है हमारे इस ग्रोथ में। फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे मेरा फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें। फ्रेंड्स, चलते हैं आगे बात। आप जानते हैं कि जो हमारा अप्रोच है इस हिस्ट्री को पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का, वह है कि हमें पहले ही टारगेट पता हो कि हम इस चैप्टर को जब खत्म कर लेंगे तो हम क्या क्या जानेंगे। इसी के तहत हमारा 3 अप्रोच होता है कि सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है वह कीवर्ड होता है। इस चैप्टर में कई सारे कीवर्ड दिए हुए हैं, अर्थात इस चैप्टर में टोटल 11 कीवर्ड दिए हुए हैं। ये कीवर्ड अगर आप पहले ही जान लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये जब इस चैप्टर के अंदर ये बातें आती है तब आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हो कि हाँ, ये टर्मोलॉजी जो है, ये जो कीवर्ड है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। क्योंकि जो कीवर्ड होता है वह मेन आइडिया होता है। उस आइडिया के दम पे वो चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो फ्रेंड, इस चैप्टर में जो कीवर्ड है वह है राजा, अश्वमेघ यज्ञ, वर्णा, जनपदा, महाजनपदा, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्सेस, ट्रांसप्लांटेशन, गण और संघा एंड डेमोक्रेसी। ये जो 11 कीवर्ड है, इस कीवर्ड को अच्छी तरह से जानने, समझने और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, जो हमारा सेकंड अप्रोच है वह है क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के पीछे में जो सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन अगर आपको पहले से ही पता हो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बातें उस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमको प्राप्त होगा, उस जगह या उस समय हमारा जो अटेंशन है वो बहुत ही फोकस हो जाता है, अर्थात हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है वह कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसमें जो पहला नंबर का ए है वो कहता है राजास हु लेट द अश्वमेध हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड्स वर इनवाइटेड टू द सैक्रिफाइसेस। यह स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आप बताइएगा बाद में। जो दूसरा है वह कहता है द चैरियटर स्प्रिंकल्ड सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। क्या बताइए, ये सही है या गलत है स्टेटमेंट, इसको भी हम आगे देखेंगे। एंड द आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदास। कहता है कि जो आर्कोलॉजिस्ट जो है, जनपदा के समय में जो सेटलमेंट्स थे वहां पे क्या उनको पैलेसेस मतलब महल प्राप्त हुए हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसको भी जाननी है। फिर आगे कहता है पोट्स मतलब बर्तन टू स्टोर ग्रेन वो मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो पेंटेड ग्रे वेयर एक स्पेशल काइंड ऑफ पोट्स है, बर्तन है। इस बर्तन को इसलिए बनाया जाता था क्योंकि उसमें अन्न को सुरक्षित भंडार करके रखना था। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। एंड द लास्ट जो इसमें स्टेटमेंट दिया है मेनी सिटीज इन महाजनपदास व फोर्टिफाइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत, ये 5 स्टेटमेंट है। आगे का जो क्वेश्चन कहता है 2 नंबर का फिल इन द चार्ट गिवन बिलो द टर्म्स। टर्म्स क्या है, हंटर एंड गैदरर्स है, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड हर्डर्स। फ्रेंड्स, आगे कहता है दोज हु
पेड टैक्सेस टू द राजा ऑफ द महाजनपदा। जो महाजनपदा के राजा थे उनको ये लोग, ये जो टर्मोलॉजी है इसमें जो लोग है, जो समूह है, ये लोग टैक्स देते थे या नहीं, जो देते थे उनको इस बॉक्स में फिल करना है। फ्रेंड्स आगे जो सवाल है वह है 3 नंबर का, हु वर द ग्रुप्स who could not participate in the assemblies of ganas। फ्रेंड्स गनाश और संघास ये हम बात करेंगे आगे। उसमें जो डिसीजंस लिया जाता था वह एक असेंबलीज में लिया जाता था। उस असेंबलीज में कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करते थे और कौन कौन नहीं करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आगे कहता है 4 नंबर में, Why did the rajas of महाजनपदास build forts? ये जो किला बनाते थे क्यों बनाते थे महाजनपदा के राजा, इसको जाननी है। एंड द 5th लास्ट क्वेश्चन है, in what ways the present day election different from the ways in which rulers were chosen in जनपदास। जनपदा के समय में जो रूलर्स को चुना जाता था, आज जो हमारा प्रेजेंट डे में जो इलेक्शंस हैं शासक को चुनने का, उससे किस तरह से डिफरेंस है, ये आसानी से आप बता देंगे जब आपको जनपदा के समय में कैसे चुना जाता था वो जब पता हो। फ्रेंड्स ये सवाल है। फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा अप्रोच है टारगेटेड स्टडी का वह है सब हेडिंग। फ्रेंड्स इसमें टोटल 8 सब हेडिंग है। सब हेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से ही पता हो कि ये सब हेडिंग को अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर पे आपको एक होलिस्टिक पिक्चर बनेगा, बहुत ही आसानी से आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। इसीलिए सब हेडिंग पहले से ही पता हो, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स इसमें जो पहला सब हेडिंग है वह कहता है हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। कुछ जो लोग थे, जो पुरुष थे, वह कैसे राजा बन जाते थे, पहला सब हेडिंग। दूसरा जो है वह जनपदास के बारे में है और तीसरा महाजनपदास के बारे में। याद रखिएगा जब हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ ऋग्वेदिक काल में जिस तरह से लीडर को चुना जाता था और जो लेटर वैदिक काल मतलब ऋग्वेदिक काल के बाद की जो 3 और ग्रंथ हैं उनका जो रचना काल है वहाँ पे जो आ जाता है जनपद का कंसेप्ट। ये जनपद क्या है, इस जनपद में कैसे किंग को चुने जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, और फिर इस जनपद से आगे बढ़ के महाजनपद कैसे बना। ये जो महाजनपद बना तो इसमें कितनी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ी, उस रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए फिर टैक्स सिस्टम की बात किया गया। इसीलिए ये जो टैक्स से रिलेटेड सब हेडिंग है इसमें हम टैक्स के बारे में बात करेंगे। किन से टैक्स लिया जाता था, कौन कौन से ग्रुप थे जो टैक्स देते थे, क्यों टैक्स लिया जाता था, टैक्स को कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स थे उनकी क्या जरूरत थी, ये सारी बात करेंगे। और 5th जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में 2 क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं, वो क्या क्या थे इसको जानेंगे। एंड देन 2 जो है यहाँ पे केस स्टडी हुआ है, एक मगध के बारे में है और दूसरा वज्जी के बारे में, इसको डिटेल में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एल्सवेयर, इसमें हम जो ग्रीस एथेंस है उसमें जो वहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनको अच्छी तरह से जानेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ें। देखिए जो सबसे पहला हमारा सब हेडिंग है हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। इसमें जितने भी बात इस पैराग्राफ में दिया गया है उन्हीं बातों को मैं इस साइड पीपीटी में निकाल करके आपकी सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें जो पहला कह रहा है कि आज के समय में जो रूलर्स को चुना जाता है वो वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, मतदान के द्वारा चुना जाता है। फ्रेंड्स जो ऋग्वेदिक पीरियड था उस समय अलग था, वहाँ पे जो जन थे मतलब जो लोग थे, जो कम्युनिटीज थे, वो एक असेंबली में इकट्ठा होते थे और वहाँ पे इकट्ठा होकर के अपने रूलर, अपने शासक, अपने नेता, अपने राजा का चुनाव करते थे। फ्रेंड्स कहता है यहाँ तक तो ठीक है, ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आप आज जो वोटिंग देते हैं वो पिक्चर दिखाया गया है और ये ऋग्वेदिक पीरियड के समय में जो असेंबलीज में लोग इकट्ठा होते थे और अपने लीडर का चुनाव करते थे वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। और
300 साल पहले, आज से 300 साल पहले इसमें बहुत बड़ा चेंजेज आया। क्या चेंजेज आया? जो राजा था वह रिकॉग्नाइज्ड होता था बहुत बड़े महायज्ञ को कर करके। फ्रेंड्स, असेंबलीज में चुना जाना और महायज्ञ के द्वारा राजा को रिकॉग्निशन प्राप्त होना, दोनों में ग्रेट डिफरेंस है। ये क्या है इसको हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो महायज्ञ की बात कर रहे हैं वो वास्तव में अश्वमेध यज्ञ की बात कर रहा हूं। इस पूरे पैराग्राफ में इसी चीजों के बारे में बात किया गया है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ होता क्या था। एक राजा होता था, वह अपना जो घोड़ा होता था उसको छोड़ देता था। हाँ, और उस घोड़े के साथ, ये पिक्चर में एक घोड़ा है सजा हुआ है, इस घोड़े के साथ वो अपने सैनिक को भी छोड़ देता था एज ए गार्ड करने के लिए इस घोड़ा को। यह घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में भ्रमण करता था, जिस जिस क्षेत्र में जाता था, उस एरिया के जो राजा होते थे उनको स्वीकार करना पड़ता था कि हम आपका अधीनस्थ स्वीकार करते हैं। अगर वह अपने एरिया से उस घोड़े को बिना रुकावट के जाने दिया, इसका मतलब यह है कि वह जिस राजा का घोड़ा है उसका अधीनस्थ स्वीकार कर लिया। अगर वह स्वीकार नहीं करता है, घोड़ा को रोकता है, तो उसको फाइट करना पड़ेगा, उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और इस युद्ध में जो राजा विजयी होगा वही बहुत ही प्रतापी राजा कहलाएगा। फ्रेंड्स, ये जो अलाउ कर देता है कि हाँ हमारे साम्राज्य से ये घोड़ा जाएगा, वह वास्तव में यह स्वीकार कर लेता है कि जिसका घोड़ा है वह राजा बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। और बाद में ये राजा जो कि स्वीकार कर लेता है आधिपत्य, उनको इनवाइट किया जाता है इस अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेशंस के लिए। फ्रेंड्स, ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था वह बहुत ही स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट मतलब पुरोहित के द्वारा करवाया जाता था। ये आप देख रहे हैं अश्वमेध यज्ञ होने का प्रोसेस है। इसमें ये जो पुरोहित है बहुत ही स्पेशली ट्रेंड है अश्वमेध यज्ञ को कराने के लिए। फ्रेंड्स, जो राजा होता था जो इस अश्वमेध यज्ञ को ऑर्गेनाइज्ड कराता था, वह रिकॉग्नाइज्ड हो जाता था बहुत ही पावरफुल राजा के रूप में। फ्रेंड्स, इस अश्वमेध यज्ञ में जो अन्य लोग आते थे वह इसमें गिफ्ट के तौर पे बहुत कुछ लाते थे। फ्रेंड्स, ये बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे बढ़े तो कहता है कि ये जो राजा होता था इस पूरे यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, राजा जो है वह सेंट्रल फिगर होता था, वो मुख्य होता था, वह आकर्षण का केंद्र होता था। कैसे कैसे उसको आकर्षण के केंद्र बनाने के लिए किया जाता था, उनके लिए स्पेशल सीट होता था, उनका एक थ्रोन होता था, वह जिस चीज पे बैठता था वह शेर का खाल जो बिछा दिया जाता था उस पे राजा बैठता था। उस राजा के साथ उस अश्वमेध यज्ञ में जो भाग लेता था वह चैरियटर होता था, वह उसका सारथी होता था। यह वह सारथी है जो युद्ध के भूमि में राजा के साथ होता था। यही जानता था कि राजा कितना वीर है। जब यज्ञ होता था उस यज्ञ होने के समय में यह सारथी उसका वीरता का, उसके गुण का, उनके गुणगान का बहुत जोर जोर से बखान करता था। इसलिए इस सारथी को भी इस यज्ञ में बैठने का अधिकार था। साथ ही साथ राजा के जो रिलेटिव्स होते थे, उनकी पत्नी और उनके पुत्र, उनको भी इस यज्ञ में उस समय बैठने का अधिकार होता था। और जो दूसरे राजा होते थे जो इनवाइटेड होते थे वह एज ए दर्शक वहां पे बैठते थे। ये जो पृष्ठ होते थे, ये जो पुरोहित होते थे, वह इस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। और जो विश्व या वैश्य कम्युनिटी के जो लोग होते थे वह इस अश्वमेध यज्ञ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अलाउ था। और वह जब आते थे तो बहुत सारा गिफ्ट लेके आते थे। ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये सारे जो लोग हैं ये गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं। वास्तव में ये गिफ्ट उस समय में राजा के इनकम का सोर्स था। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध तरह जो यज्ञ होते थे उस यज्ञ में जो ये विश्व कम्युनिटी के लोग आते थे, वैश्य कम्युनिटी के लोग आते थे, वह जो गिफ्ट लाते थे वह उस राजा के इनकम का बहुत बड़ा सोर्स होता था। फ्रेंड्स, साथ ही साथ उस यज्ञ में जो शूद्रास कम्युनिटी के लोग थे उनको बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जिसमें उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनोलॉजी आया है राजा, पृष्ठ, विश्व या वैश्य,
या शूद्रास, ये 4 टर्मिनोलॉजीज जो आया है इनको पहले समझ लेते हैं। इसी को अच्छी तरह से समझने के लिए इस किताब के इस चैप्टर में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड बताया गया है वर्ण। वर्णा क्या है फ्रेंड, इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ण है ये एक बॉक्स में बताया गया है। इस बॉक्स में जो कुछ भी है मैं आपको इस साइड निकाल के बता रहा हूं, लेफ्ट साइड। कहता है कि लेट आफ्टर ऋग्वेद के बाद बहुत सारे वेदा जो है, जो 3 वेदा की बात अगर करूं, उनको कंपोज किया गया पृष्ठ के द्वारा, पुरोहित के द्वारा। और ये जो है वास्तव में जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे इसको कंपोज किया गया, खास करके जो गंगा और यमुना वाला एरिया है वहां पे इनका कंपोजिशन हुआ इन लेटर वैदिक पीरियड के ग्रंथों का। ये जो लेटर वैदिक बुक है वह है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फ्रेंड्स, ये जो वेद है लेटर वैदिक पीरियड के, इसमें क्या क्या है कंटेंट, हाउ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म, इसमें रिचुअल्स की बात की गई है और उस रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाना चाहिए उसका नियम बताया गया है। साथ ही साथ इस लेटर वैदिक पीरियड के ग्रंथ में जो समाज है उस समाज को चलाने के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, उनको भी बताया गया है। आप देख रहे हैं ये रिचुअल्स और ये रूल्स की बात किया गया इन दोनों पिक्चर में। फ्रेंड्स, इसी बॉक्स में आगे बताया गया है कि उस समय समाज में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले अमीर और गरीब की बात किया गया है, जिसमें प्रिस्ट्स और वॉरियर्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स, कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स जो थे, और ये प्रिस्ट्स और जो वॉरियर्स थे ये अमीर कैटेगरी के लोग थे। जो पुअर लोग थे, जो हर्डर्स थे, लेबरर्स थे, हंटर्स थे, बहुत ये लोग गरीब कम्युनिटी के लोग थे, ये पुअर थे। यहाँ तक तो बात किया गया है आपका धन मतलब अर्थ के आधार पे समाज को बांटने का। इस पृष्ठ ने ही इस पूरे समाज को 4 ग्रुप में बांट दिया और हर ग्रुप जो है उसको डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस करना था। और ये जो फंक्शंस के आधार पे, सेट ऑफ फंक्शंस के आधार पे जो पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया, यही 4 भाग में प्रत्येक भाग जो है उसको वर्ण कहा गया, वर्णा कहा गया। फ्रेंड्स, ये वर्णा का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इसको डिवाइड करने वाले थे पृष्ठ अर्थात पुरोहित। इन्होंने 4 वर्ण की बात किया है, एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है और शूद्र है। ये क्या है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अर्थात ये जो बॉक्स का ये वाला पार्ट है, पैराग्राफ है, इसमें जितनी बात कही गई है वही यहाँ पे मैंने निकाल के आपको बताया है। आगे बात करते हैं। तो ये जो सेट ऑफ फंक्शंस थे उसमें ब्राह्मण से रिलेटेड क्या क्या फंक्शंस थे। जो ब्राह्मण है उनका काम था पढ़ना और पढ़ाना, किस चीज को? तो वेद को। और ब्राह्मण जो है, जो यज्ञ होते थे उसको परफॉर्म करने का जो अधिकार था, दायित्व था, वह ब्राह्मण को था, है ना। ये यज्ञ करवाते थे और बदले में बहुत सारे गिफ्ट प्राप्त करते थे। ये जो फंक्शंस था ये ब्राह्मण का था। उसके बाद जो है वो क्षत्रिय का था। क्षत्रिय क्या है? यह युद्ध करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। समाज में जब भी कहीं बाहर से आक्रमण होगा तो उस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस क्षत्रिय कम्युनिटी के, क्षत्रिय वर्ण के लोगों को दिया गया। यह प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये जो है रिचुअल्स को भी परफॉर्म करेगा। ये बहुत सारे संस्कार और बहुत सारे जो यज्ञ होते हैं उनको परफॉर्म करने का इनको अधिकार था। अब आते हैं हम वैश्य। इसके बारे में बताया गया है कि जो फार्मर्स होंगे, जो हर्डर्स होंगे, जो ट्रेडर्स व्यापारी होंगे, इस तरह के काम करने वाले जितने भी लोग होंगे उनको इस वैश्य कम्युनिटी, वैश्य वर्ण के तहत रखा गया था। इनको भी यज्ञ, रिचुअल्स को परफॉर्म करने का अधिकार था। और जो लास्ट वर्ण था वह था शूद्रास का। इनका मेन काम था कि ऊपर के जो तीनों वर्ण हैं उनको सर्व करना, उनका सेवा करना। इनको यज्ञ या रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने का अधिकार नहीं था। साथ ही साथ इसको वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो समाज में महिलाएं थी उनको भी जिस तरह से व्यवस्था शूद्र वर्ण के लिए किया गया था
उसी तरह की व्यवस्था महिलाओं के लिए भी किया गया था। इनको भी सेवा करने का काम दिया गया था, इनको भी यज्ञ को परफॉर्म करने का अधिकार नहीं दिया गया था, और इनको भी वेदा पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये सारी बातें इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, जो जो इस पैराग्राफ में कहा गया है उसी को मैं इस साइड लेफ्ट में निकाल करके आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, ये जो वर्णा है, इसमें जो पुरोहित है वह कहते हैं यह वर्णा का जो डिसाइड होगा वह वास्तव में जन्म के आधार पे होगा। द प्रिस्ट also said that these groups were decided on the basis of birth, मतलब जन्म के आधार पे कौन किस ग्रुप में होगा वह डिसाइड होता था। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा इस बुक में बताया गया है, अगर किसी के पिता और माता ब्राह्मण्स हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कहते हैं कि बाद में ये पुरोहित कुछ लोगों को अनटचेबल के कैटेगरी में डाल दिए, मतलब प्रिस्ट जो है क्लासिफाइड कर दिए कुछ लोगों को अनटचेबल। और यहीं पे एक और कंसेप्ट आया पॉल्यूटिंग का, मतलब ये जो है, जो कुछ पर्सन्स क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, कुछ हंटर्स होते थे, कुछ गैदरर्स होते थे, इवन जो बरियल्स का काम करते थे, ऐसे लोगों को, एंड जो क्रीमेशन दाह संस्कार का काम करते थे, ऐसे लोगों को अनटचेबल के कैटेगरी में रखा गया। और इनको ये माना गया, इनका जो टच होता है, इनको अगर आप छू लेंगे तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे पॉल्यूशन का कंसेप्ट भी लाया गया। यही बात इस पैराग्राफ में डिटेल में बताया गया है। बर्थ के आधार पे वर्ण का निर्धारण और अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट इस पैराग्राफ में बताया गया है। फ्रेंड्स, अब जो बात कहा गया है इसी पैराग्राफ में ये भी बोलता है कि देखिए, ये लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी बातें तो थी, साथ ही साथ इस वर्ण के कंसेप्ट को नहीं मानने वाले लोग भी थे। मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट वर्णा, इस वर्णा को मानने वाले बहुत लोग जो थे नहीं थे, वो विरोध कर रहे थे। जो राजा थे वो अपने आप को सुपेरियर मानते थे, वह कहते थे कि जो ब्राह्मण है वह सुपेरियर नहीं है, राजा जो है अर्थात जो क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादा सुपेरियर थे। मतलब इन्होंने इस वर्णा जो हायरार्की है, जो व्यवस्था है, इसको मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग जो थे उस समय में ये जो वर्णा का निर्धारण जन्म के आधार पे होता था उनको भी मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जो ऑक्यूपेशंस होते थे, जो काम करते थे, अलग अलग तरह के काम अलग अलग तरह के लोग करते थे, लेकिन काम के आधार पे उन लोगों में डिफरेंसेस होगा, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे का जो स्वाभिमान है, एक दूसरे का जो आप कह सकते हैं डिग्निटी है, वह अलग अलग होगा, उनका जो स्टेटस होगा वह अलग अलग होगा ऑक्यूपेशंस के आधार पे, इसको भी मानने से इनकार कर दिया। बहुत लोगों ने कहा कि हर लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करने का अधिकार होगा, मतलब शूद्र और जो महिलाएं हैं उनको जो रिचुअल्स परफॉर्म करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इनका भी विरोध किया गया। फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था, इनका भी बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया गया कि अनटचेबिलिटी स्वीकार नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहाँ पे सोशली और इकोनॉमिकली जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था, बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं था। फ्रेंड्स, साथ ही साथ कहता है ऐसा क्यों था, इसलिए था क्योंकि वहाँ पे अभी तक जो प्रिस्ट हैं, जो पुरोहित है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वह लिमिटेड था। यही सारी बातें इस पैराग्राफ में कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आगे देखें तो देखिए, अभी तो हम बात वही कर रहे थे ना, वर्णा से पहले हम वही राजा की तो बात कर रहे थे कि राजा कैसे परफॉर्म करता है अश्वमेध यज्ञ, उसमें कौन कौन से जो राजा स्वीकार कर लेता है वह कैसे दर्शक के रूप में आता है, पृष्ठ का काम क्या होता है, जो विश्व और वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं उनका क्या काम है, शूद्रास का कैसे उसको एक्सक्लूड किया गया है। मतलब टू द पॉइंट हम फिर वहीं आ गए। इस वर्ण को समझने के बाद हम यहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जनपदा का। ये जो है हमारा अगला सब हेडिंग है। देखिए, अभी तक आ करके जो राजा का कंसेप्ट था वो चेंज हो गया।
जो ऋग्वेद में राजा होते थे वो असेंबलीज में चुने जाते थे जन के द्वारा, लोगों के द्वारा। लेकिन अब जनपदा के समय में राजा जो है सेक्रीफाइसेस या यज्ञ को परफॉर्म करके चुना जाने लगा। अब सवाल उठता है कि ये जनपद जो है, जनपद मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब होता है कि जहां पे जन या लोग सेटल्ड हो गए, धरती के उस एरिया में जहां पे जन लोग कम्युनिटी सेटल्ड हो गया, वहां अस्थाई निवास बना लिया, उस एरिया को जनपद कहा गया है। फ्रेंड्स, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारे जनपद का नाम दिया हुआ है। हम आपको बताते हैं कुछ का नाम। ये अंग है, ये मगध है, ये वज्जी है, ये मल है, यह काशी है, ये कौशला है, यह वत्स है, ये चेदी है, ये अवंती है, ये अश्मक है, ये मत्स्य है, ये सूरसेना है, यह पांचाला है, ये कुरु है, और यहाँ पे आप देखिए ये गंधार है। ये सारे उस समय के जनपद हैं। इसी जनपद में कुछ जनपद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो वो महाजनपद कहलाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनपद में राजा कैसे चुना जाता था, जनपद क्या होता है, ये मैंने आपसे बात किया। आगे अगर हम देखते हैं तो ये जनपद जो है, यहाँ पे बहुत सारे साइट्स है, उनका एक्सकेवेशन हुआ आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, है ना। 3 साइट का नाम इसमें दिया गया है। एक है पुराना किला जो कि दिल्ली में है, दूसरा है हस्तिनापुर, ये मेरठ के पास, और तीसरा है अतरंजी खेड़ा, ये एटा में है। ये दोनों जो है आज के यूपी में है। इस जगह पे जो एक्सकेवेशंस हुआ है उसके आधार पे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये लोग जो रहते थे जनपदा के समय में, जो लोग रहते थे वो वास्तव में झोपड़ी में रहते थे। याद रखिएगा, सवाल में यही पूछा गया है कि जनपदा में बहुत सारे लोग जो रहते थे वो पैलेसेस में रहते थे, तो वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये जो लोग थे वह पालते थे कैटल को, ये पिक्चर में दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करने का, ग्रू करने का एविडेंसेस मिला है एक्सकेवेशन के बाद। क्या क्या क्रॉप्स हैं, तो जो राइस है वह हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, ये याद रखिएगा, शुगर केन, और सेसमम एंड मस्टर्ड, इन सारे चीज़ों को उगाने का एविडेंस हमें इस तीनों जगह पे जो एक्सकेवेशन हुआ है वहां से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम देखें तो ये जनपदांश जो है, यहाँ पे जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, उत्खनन हुए हैं, वहाँ पे हमें मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं, अर्थन पोट्स मिले हैं। ये जो बर्तन है इसमें कुछ का कलर ग्रे कलर का है, कुछ का कलर लाल कलर का है, तो मतलब ग्रे कलर एंड रेड कलर के पोट्स मिले हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप पोटरी मिला है जिनको कहा गया है पेंटेड ग्रे वेयर। ये क्या है, देखिए, ये वास्तव में ग्रे है लेकिन इसमें एक पेंट किया गया है, और ये पेंट जो है सिंपल लाइंस का है लेकिन जियोमेट्रिक पैटर्न पे है। ये बहुत बड़ी खासियत है। ये PGW बोलते हैं इसको, पेंटेड ग्रे वेयर बोलते हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पेंटेड ग्रे वेयर का है, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस में बताया गया है। अगर आप इस डिस्क्रिप्शंस को अच्छी तरह से पढ़ें तो कई सवाल तो यहीं से बन जाएंगे। इसको पढ़ते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर का ये पिक्चर है। प्लेट्स एंड बॉल्स, मतलब थाली और कटोरे जो है, आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। PGW का जो मुख्य चीजें बनाए जाते थे वह प्लेट्स एंड बॉल्स थे। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच, अगर आप इसको टच करेंगे तो बहुत ही फाइन होगा, बहुत ही छूने में बहुत ही अच्छा लगेगा, नाइस होगा, स्मूथ होगा इसका सरफेस। और कहता है परहैप्स दीज वेयर यूज्ड, कब यूज किया जाता था, स्पेशल ओकेजन पे। एक सवाल है कि इसको अन्न को सुरक्षित रखने के लिए इसको यूज किया जाता था, वह स्टेटमेंट गलत है। इनको कब यूज किया जाता था, स्पेशल ओकेजन पे यूज किया जाता था। कैसे, जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपुल आते थे तो उनको स्पेशल भोजन सर्व करने के लिए इनको यूज किया जाता था। फ्रेंड्स, जब आप सवाल पढ़ लेते हैं तब जब आप उस सवाल से रिलेटेड जब जवाब आपको कहीं मिलता है चैप्टर में, तो वहाँ पे आपका अटेंशन बहुत ही ज़्यादा फोकस हो जाता है, आप बहुत कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का।
फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं महाजनपदा का। जनपद से महाजनपद आ गए हम लोग। कहता है जनपद की बात कहता है तो ये कहता है आज से 2500 साल पहले, आज से मतलब हमारे समय से, मतलब हम लोग कितने इंपॉर्टेंट है आप, कि आपके समय से, आपके समय को ध्यान में रखते हुए समय का निर्धारण हो रहा है। आपके समय से 2500 साल पहले, याद रखिएगा, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपके समय को ध्यान में रखते हुए समय का निर्धारण हो रहा है। आगे बढ़े, कहते हैं कि आज से 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और ऐसे इंपॉर्टेंट जनपदा को ही महाजनपद कहा गया। इनके पास क्या था? इनके पास अपना कैपिटल सिटी था, और इसके पास बड़े बड़े जो शहर थे उनका फोर्टिफिकेशंस था। फोर्टिफिकेशंस करने हेतु बहुत ह्यूज बड़ा बड़ा वॉल्स बनाया गया, दीवार बनाया गया, और ये दीवार बड़े बड़े मतलब लकड़ी के और ब्रिक्स मतलब ईंट के और पत्थर इनके बने होते थे। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो गया? ये पिक्चर देख रहे हैं आप इसमें महाजनपदा में हम बात करेंगे मगध का। ये मगध है, इसको ध्यान रखिएगा। आज का जो बिहार है उसमें मगध इंपायर था। तो डिटेल में हम अभी देखते हैं क्या क्या है ये। फ्रेंड्स ये जो मगध था, यहाँ पे जो फोर्ट बनाया जाता था, या जितने भी महाजनपद थे वहां पे जो फोर्ट बनाया जाता था, किला बनाया जाता था, उनका पर्पस क्या है? तो बोलता है कि इनका मेन पर्पस ये था कि प्रोटेक्शन करना। जो बाहर से अटैक होगा, जो इनमीज होंगे, जो शत्रु होंगे, उनसे प्रोटेक्ट करना, उनसे सुरक्षा प्रदान करना इस फोर्ट्स का मेन काम होता था। साथ ही साथ जब आप फोर्ट्स बनाते हैं तो उनमें इतने बड़े बड़े दीवार बनते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है, ह्यूज साइज होता है। इससे आप कितने रिच हैं वो पता चलता है, आपका राजा कितना पावरफुल है वह पता चलता है। इससे एक तरह का साइकोलॉजिकल, अपने लोगों पर ही एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस फोर्ट के अंदर जो लोग रहते हैं और उस फोर्ट के अंदर का जो भूभाग है उसको कंट्रोल करना बड़ा ही आसान हो जाता है। कहता है आगे कि ये जो आप ह्यूज वॉल बनाते थे, उस समय बनाया जाता था, उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड था? तो उनके लिए रिक्वायर्ड था प्लानिंग। आपको बहुत डिटेल में प्लानिंग बनाना होगा। साथ ही साथ उस समय हमें इसको बनाने के लिए उस समय के राजा को लेबर, बहुत ही ज्यादा वर्कर्स की जरूरत था। ये कहता है कि उस समय में इसको बनाने के लिए लेबर जो होता था वो हजारों हजार जो मेन वुमेन और चिल्ड्रन यूज होता था, उनको बनाने में, इस दीवार फोर्ट्स को बनाने में उसकी इन लोगों का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज जो है उसकी जरूरत होता था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिसोर्सेज, इसी को ध्यान रखते हुए हम आगे बात करेंगे टैक्सेस पे। अभी देखिए ये एक पिक्चर है, यह पिक्चर क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। कौशाम्बी में एक वॉल है, उसका फोर्टिफिकेशन जो हुआ है उसका यह एविडेंस है। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल, अवशेष जो वॉल का है उसका है। यह जो है दीवार यह ईंट का बना हुआ है। कहाँ पाया गया है? आज का जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, वहां पे यह पाया गया है। ए पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ड अराउंड 2500 साल पहले इस दीवार का एक पार्ट बनाया गया था। यह इस पिक्चर में बताया गया है। फ्रेंड्स देखिए ये जो महाजनपदास थे, इनके जो राजास थे, यह बहुत ह्यूज आर्मीज को मेंटेन करते थे, और ये एक ऐसा आर्मीज था जिसको थ्रू आउट ईयर सालों भर मेंटेन किया जाता था। और इसको मेंटेन किया जाता था तो इनको सालों भर रेगुलर सैलरीज दिया जाता था। ये बहुत बड़ा मतलब बड़े बड़े फोर्ट बनाना, बड़े बड़े दीवार बनाने और फिर आर्मीज को रेगुलर बेसिस पे रखने, ये सारी चीज बताता है कि ह्यूज रिसोर्सेज का जरूरत था। फ्रेंड्स इनको जो पेमेंट दिया जाता था, इसमें एक बात कहा गया है कि पंचमार्ड क्वाइन, ये आगे हम बात करेंगे ये क्वाइन क्या है। वास्तव में ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पंचमार्ड क्वाइन के द्वारा इन सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ये देख रहे हैं, ये जो सैनिक है ये हाथी पे सवार सैनिक है, यह
जो है पैदल सैनिक है, और रथ वाले भी सैनिक होते थे। इतने ह्यूज मात्रा में इस तरह के सैनिक होते थे, उनको पेमेंट दिया जाता था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है हम बात कर रहे हैं टैक्सेस का, कर का। व्हाई रेगुलर टैक्सेस, ये रेगुलर जो टैक्सेस है उसकी क्या जरूरत है? बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज नीड मोर रिसोर्सेस, इनके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस की आवश्यकता थी, और ये रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऑफिशियल्स की जरूरत था, और इन ऑफिशियल्स को पेमेंट देने के लिए भी फिर रिसोर्सेस का जरूरत था। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम की बहुत आवश्यकता हो गया। अर्थात जो पहले के ज़माने में जो गिफ्ट के रूप में जो इनकम का सोर्स था उससे अब काम चलने वाला नहीं था, अब एक रेगुलर टैक्स की आवश्यकता था। इसीलिए ये टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टैक्स ऑन क्रॉप, इस टर्मोलॉजी को समझिएगा। देखिए, एक तो जमीन होता है और एक जमीन पे जो आप उपजाते हो वह होता है। जो जमीन पे उपजाते हो उसको क्रॉप बोलते हैं। आप इन दोनों जमीन के मालिक हो। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आपके जिस जमीन पे उपज हुआ है, जो क्रॉप हुआ है, उस पे टैक्स देना होता था। लेकिन बाद में खास करके अंग्रेज के समय में आपके जिस भूमि पर खेती हुआ है या नहीं हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस भूमि के मालिक हैं, भले आपने खेती नहीं किया फिर भी आपको टैक्स देना होगा। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं था। ये जो क्रॉप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स का सोर्स था, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती करते थे। ये जो टैक्स लिया जाता था, कैसे लिया जाता था? जितना फसल का उत्पादन हुआ है उनका 1/6 पार्ट एज ए टैक्स लिया जाता था। ये जो 1/6 था, इसी पार्ट को भाग कहा गया है। अर्थात ये जो टर्मोलॉजी है या जो शब्द है भाग, यह कर से जुड़ा हुआ। कई बार क्वेश्चन आ गया है और आ भी सकता है। फार्मर से लिया जाता था। ये पिक्चर में देख लीजिए, जो फार्मर्स है उनका जितना भी उपज हुआ है उस पूरे उपज को 6 भागों में बांट दो और एक भाग जो है वह एज ए टैक्स ले लो, 1/6, दैट्स कॉल्ड भाग। क्लियर हो गया दोस्त? आगे अगर हम देखें तो टैक्स ऑन क्राफ्ट्स पर्सन्स, जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उन पे भी टैक्स लिया जाता था। जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे वो जो अपना लेबर मतलब अपना जो कार्य करते थे वो कैसे टैक्स देगा? तो वो अपने लेबर के रूप में टैक्स देगा। मान लीजिए एक वीवर है, बुनकार है, उनको अगर राजा को टैक्स देना होगा या राजा को उनसे अगर टैक्स लेना होगा तो राजा कहेगा कि मंथ में एक दिन तुम आ करके हमारे यहाँ बुनाई का काम कर दो। इस फॉर्म में टैक्स लिया जाता था। टैक्स ऑन हर्डर्स, जो पशुपालन का काम करते थे, या तो उस पशु पे या जो पशु का जो प्रोडक्ट होता था, उत्पाद होता था, उसके रूप में राजा को टैक्स दिया जाता था। ट्रेड्स पे, जो ट्रेडर्स होते थे वो जो कुछ भी खरीदते थे और बेचते थे, इन दोनों पर टैक्स लिया जाता था। और फिर हंटर्स गैदरर्स जो होते थे, ये लोग भी जो कुछ भी हंटिंग करते थे और जो कुछ भी गैदरिंग करते थे जंगल से, उन पे भी टैक्स देते थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सवाल नंबर 2 जो बोलता था कि महाजनपद के राजा को कौन कौन लोग टैक्स देते थे, फिल इन द ब्लैंक्स, यही चीजों को हमें फिल करनी है। फ्रेंड्स आगे अगर हम बढ़ें, अब कहता है चेंज इन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बड़ा क्रांति हुआ है भारत में इस 2 चेंजेज के कारण। सबसे पहला जो चेंज है वह है आयरन प्लॉसरी। ये क्या है? ये देखिए, ये एक लकड़ी का हल है। इस लकड़ी के हल के सामने ये जो कोना वाला पार्ट है आगे वाला, इसमें अगर हम आयरन का इसको सेट कर दें तो इस लकड़ी के हल का कार्य करने का क्षमता जो है बढ़ जाएगा। पहले इस लकड़ी के हल से जुताई करते वक्त जो हैवी क्ले सॉइल है, मतलब जो चिकनी मिट्टी है, उसमें जुताई करना बहुत ही टफ होता था। साथ ही साथ अगर जंगल है, जंगल में जो जंगल का जो उसका पेड़ का जो नीचे वाला पार्ट है इस जमीन के अंदर रहता था, अगर आप जुताई करते थे ये अगर उसमें लग जाता था तो इसी को तोड़ देता था। जैसे ही लोहा का यह चीज फाल इसमें यूज किया गया, इनका इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक खेत की जो जुताई है वो संभव हुआ, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वह संभव हुआ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई मीन रिवॉल्यूशनरी चेंज आया एग्रीकल्चर में। फ्रेंड्स, दूसरा बहुत बड़ा जो चेंज था वह है ट्रांसप्लांटिंग। ये क्या होता है? इस पिक्चर को देखिए आप ध्यान से। एक जगह यह आपको दिख रहा है, यह घना हरा हरा, वास्तव में यह धान का बीज है। इसको उखाड़ा गया है और यहाँ पे बांध करके मुट्ठी बनाया गया है, और फिर इसी में से एक एक करके यहाँ पे ये रोपनी का काम किया गया है। मतलब धान के बीज को बोना, धान का बीज का तैयार होना, उसको फिर उखाड़ना, उखाड़ करके तैयार किए हुए खेत में फिर से रुपाई करना, ये जो प्रोसेस है दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। मतलब सेपलिंग तैयार करना, सेपलिंग मतलब ये धान का पौधा, और फिर इसको खेत में प्लांट करना, ये जो खेत की तैयारी करके कादा करके जो फिर से उसको रोपते हैं उसको कहते हैं प्लांट करना। इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा धान का पैदावार बढ़ा। आगे हम और बताएंगे इसका क्या क्या परिणाम हुआ, अभी हम जितनी बात इसमें कहा गया है उतनी ही बता रहे हैं आपसे। फ्रेंड्स, ये जो काम था बहुत ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत का था, बैक ब्रेकिंग वर्क था। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो हमारे किसान भाई और बहन हैं बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। इसमें जो मजदूर हैं बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। इसीलिए इतने कमर तोड़ मेहनत वाले कार्य में जो स्लेव्स थे उनको उस समय में यूज में लाया जाता था। दासी और दास को इसमें यूज किया जाता था। जो लैंड लेस लेबरर थे, ऐसे लेबर जिनके पास अपना जमीन नहीं होता था, जो सिर्फ अपने मेहनत से जो कमाई होता था, अपने मजदूरी से जो कमाई होता था, उसी के बल पे अपना भोजन ग्रहण करता था, अपना जीवन चलाता था, ऐसे लोगों से यह काम किया जाता था। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें, अब हम केस स्टडी के तहत जो है जो बात कर रहे थे मगध। ये मगध क्या है? हाउ बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मगध जो है इतना इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, इसकी बात करते हैं। ये जो मगध है इसमें दो रिवर, पहले पिक्चर देख लीजिए मगध का। ये जो है यह मगध है, और ये राजगिरी है, और यहीं पर आगे आकर के यहाँ पे पटना है। मगध से दो रिवर क्रॉस करता है, एक है गंगा और दूसरा है सोन। इस रिवर के कारण मगध में ट्रांसपोर्ट जो है यह बहुत ही आसानी से सुलभ हुआ। इस रिवर के कारण जो वाटर सप्लाई है वह बहुत ही अच्छी तरह से संभव हो पाया। इस रिवर के कारण उस एरिया का जो लैंड था वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो पाया। मतलब इस रिवर के कारण मगध को जो एडवांटेज प्राप्त हुआ वह क्या क्या हुआ उसकी बात मैंने किया। इस मगध के एरिया में बहुत ही घना जंगल था, और जंगल का क्या फायदा हुआ वही बात कह रहा है। इस जंगल में बहुत ज़्यादा एलिफेंट थे, हाथी थे। इस हाथी को पकड़ करके ट्रेंड करके आर्मी में यूज किया गया। यह मोस्ट एडवांटेज प्रिविलेज जो है मगध को प्राप्त हुआ अन्य जनपद के कंपेयर में। इसीलिए मगध जनपद से महाजनपद बनने में मगध को बहुत ज़्यादा सुविधा हुआ। फ्रेंड्स, इसी फॉरेस्ट से बहुत सारे जो है लकड़ी प्राप्त हुआ। इस लकड़ी से घर बनाना, इस लकड़ी से काठ मतलब बैलगाड़ी बनाना, इसी लकड़ी से रथ बनाना। युद्ध में रथ का यूज होता था। फिर मगध को एडवांटेज मिला कि इसके सेना में जो रथ थे उनको यूज किया गया, इसके सेना में जो हाथी है उनको यूज किया गया। ये सारे एडवांटेज मगध को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मगध का जो एरिया था वहां पे बड़े पैमाने पे आयरन माइंस प्राप्त हुए। इस आयरन के दम पे जो टूल्स होते थे और जो वेपन्स होते थे, जो हथियार होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार बनाना संभव हुआ। ये सारे चीज़ मगध के लिए बहुत ही एडवांटेज था। आगे अगर हम देखें, इसमें कहा गया है पावरफुल रूलर्स भी थे मगध के पास। ये सारे जो नेचुरल एडवांटेज थे उसके साथ साथ इनके पास पावरफुल रूलर्स भी बने। यहाँ पे जो एक रूलर्स है वह है बिंबिसार। याद रखिएगा, बिंदुसार नहीं है। मौर्य डायनेस्टी की जब हम बात करेंगे तो वहां पे बिंदु है ना, ये हम वहां पे बात करेंगे, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा बिंबिसार और बिंदुसार में। अभी हम बात कर रहे हैं बिंबिसार का।
तो बिंबिसार और अजातशत्रु यह दो ऐसे पावरफुल राजा थे मगध के, जिन्होंने हर तरह के जो मीन्स होते हैं सारे चीजों को उपयोग में ला करके जो दूसरे जनपदांश थे उनको कन्क्वायर करने का कोशिश किया। उसके बाद के जो राजा थे वो थे महापद्म नंद। इन्होंने अपने इस मगध का विस्तार करते करते जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट था वहां तक मगध के साम्राज्य को फैला दिया। याद रखिएगा, ये है बिंबिसार, ये है अजातशत्रु और ये है महापद्म नंद। अब हम बात करते हैं कैपिटल का। जो मगध है उसका जो शुरुआती कैपिटल था वह है राजगिरी, जो आज के दौर में राजगीर कहलाता है, ये देख रहे हैं। और अभी बाद में यही राजगिरी से इनकी राजधानी को बदल करके हटा करके पाटलिपुत्रा बनाया गया। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये पाटलिपुत्रा जो जंक्शन से रेलवे स्टेशन से वहां से ये बोर्ड लिया गया है। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो वो है, ये इस पैराग्राफ में बोलता है कि इसी समय में कुछ और भी हो रहा था विश्व में। वह क्या हो रहा था कि आज से 2300 साल पहले या उससे भी ज्यादा पहले जो मैसिडोनिया है, आज का जो यूरोप है, वहां पे एक जगह है मैसिडोनिया, वहां के एक राजा थे अलेक्जेंडर। उनको विश्व विजयी होने का एक सनक सवार हुआ और वो विश्व विजयी के लिए निकला। तो जो आज का मिस्र है उनको जीत लिया और वेस्ट एशिया के बहुत सारे एरिया को उन्होंने जीता और जीतते जीतते व्यास नदी तक आ गया। व्यास नदी से पूर्व जाने के लिए उनके सैनिक तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह सैनिक बहुत ही भयभीत था। वह सैनिक सुन चुका था कि जो भारत का एक बहुत प्रतापी राज्य है मगध, वहां का जो राजा है, वहां का जो सैनिक है बहुत ही शक्तिशाली और बलवान था। इसीलिए जो अलेक्जेंडर थे उनके सैनिक बहुत ही भयभीत थे, वह आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। वह पता चल गया था उन सैनिकों को कि मगध के पास भास्ट आर्मी है, फुट सोल्जर्स के रूप में, चैरियट्स के रूप में और एलिफेंट्स के रूप में। ये जो आर्मी की संख्या है और इस आर्मी का जो क्वालिटी है, इसको देख करके, इसके बारे में सुन करके अलेक्जेंडर के सैनिकों ने बाहर आगे ब्यास से पूरब आने से मना कर दिया और वहां से अलेक्जेंडर को लौटना पड़ा। यही बात इस पैराग्राफ में किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो जो दूसरा हमारा केस स्टडी है वह है वज्जी के बारे में। पहले हम मैप देख लें वज्जी का। देखिए, अभी तो आपने मगध के बारे में देखा था, ये मगध है और ये वज्जी है और इसकी जो राजधानी है उस समय में वैशाली था। तो वैशाली, वज्जी। देखिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी जो हम मगध के बारे में बात किए थे, मगध जो महाजनपद था वहां का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वह राजा पे निर्भर था। मतलब राजा ही मेन था, केंद्र था, राजा ही सब कुछ था। फ्रेंड्स, वो किंगडम प्रणाली था। लेकिन जब हम वज्जी की बात करते हैं जिसका कैपिटल वैशाली है, यहाँ जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था वह गण और संघा, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करने जा रहा हूं। फिर सवाल उठता है गण क्या है। इस बॉक्स में बताया गया है कि गण इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। एक ऐसे ग्रुप की बात करता है गण जिसमें बहुत ज्यादा सदस्य होते हैं, उसको गण कहते हैं। फिर सवाल उठता है संघ क्या है। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और जो एसोसिएशंस होते हैं उनको संघ कहते हैं। आप फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये आपका एक तरह का बहुत सारे मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपस में बैठ करके जब कोई डिसीजंस लेते हैं, इस तरह की प्रणाली जो होती है उसको बोलते हैं गण और संघ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड, आगे हम बात करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें जो बात कहा गया है, क्या क्या कहा गया है कि ये जो गण और संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एक नहीं मेनी रूलर्स होते हैं। कभी कभी तो हजारों शासक होते हैं। हर प्रत्येक शासक अपने आप को राजा कहते हैं और ये जितने भी राजा हैं, जब भी यज्ञ होता था, रिचुअल्स होते थे, उसमें ये सारे राजा एक साथ पार्टिसिपेट करते थे। ये सारे राजा असेंबलीज जो होते थे उसमें बैठते थे और डिसीजंस लेते थे। जो डिस्कशंस होता था, जो डिबेट होता था, उस प्रोसेस के तहत ये लोग एक डिसीजंस पे पहुंचते थे। जैसे एक उदाहरण लिया गया है इसमें फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया हो
तो क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, इस पे पूरा डिस्कशन होता था। और फिर जो एक डिस्कशन पे पहुंच जाते थे ये लोग, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते थे। इस तरह से जो इनका निर्णय लेने का प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पर ये जो असेंबलीज थे, इसमें जो जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो तो ठीक था, जो जो अलाउड नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट करने में, वह महिला, वुमेन, दासास और कमकारास। दासास मतलब स्लेव और कमकारास मतलब लैंड लेस लेबरर, ऐसे लेबरर जिनके पास अपना जमीन नहीं हो। ऐसे लोगों को इस असेंबली में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। मतलब इस गण और संघ के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो डिसीजंस लिया जाता था, एक मीटिंग होता था, एक डिस्कशन डिबेट होता था, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार इन तीनों वर्गों को नहीं था। इनको याद रखिएगा, महिला, दास और कमकार, इनको उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था फ्रेंड्स। आगे बात करें तो इसमें कहता है कि जो गण और संघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो ये एरिया था वज्जी, उस वज्जी वाले एरिया से या इस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले जो एरिया है, जो शासन तंत्र है, उससे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर बिलोंग करते थे। इसीलिए जो कई सारे ऐसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, बुद्धिस्ट बुक मिले हैं, जिनमें ये जो गण और संघ का जो है वज्जी से रिलेटेड, उनका विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। क्या क्या है वो हम आगे के स्लाइड में देखेंगे फ्रेंड्स। एक बात यहाँ कहा गया है कि ये जो वज्जी संघ था, इनको कंक्वायर करने का, इन पर विजय हासिल करने के लिए उस समय के बहुत सारे जो किंगडम थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन 1000 साल तक, लगभग 1000 साल तक इनको पूर्णतः नहीं जीता गया फ्रेंड्स। लास्ट में कहा जाता है कि जो गुप्ता रूलर्स जब हुए थे, उस समय गण को, इस तरह के वज्जी संघ जैसे गण को उस गुप्ता जो साम्राज्य था उसमें मिलाया गया, अर्थात इनका जो एग्जिस्टेंस रहा लगभग 1000 साल तक रहा, ये बात इसमें कहा गया फ्रेंड्स। एक प्रसंग है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का, जिसमें कि ये वज्जी गणराज्य के बारे में जो बात किया गया है, इस दिघ निकाय जो बुक है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, उसमें बात कहा गया है। इसी को एक बॉक्स में बताया गया है, इसी को हम आपको निकाल करके इस साइड लेफ्ट में पीपीटी फॉर्म में बता रहे हैं। ये बुद्ध दिघ निकाय करके एक बुक है जो बुद्धिस्ट टेक है। इनका जो रचना हुआ है ये लगभग आज से 2300 साल पहले हुआ है। इसमें क्या क्या है, जो बुद्धा है उनका जो स्पीच है उनको इसमें रखा गया है, साथ ही साथ वज्जी जो गणराज्य है उससे रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे विवरण इसमें दिए गए हैं। इसमें एक विवरण है अजात शत्रु और वज्जी गणराज्य से रिलेटेड। इसमें क्या है कि अजात शत्रु को ये हुआ कि वज्जी गणराज्य पे अटैक करके हमें इसे मिला लेना है, इसीलिए उन्होंने अपना एक मंत्री जिसका नाम था वश्यकार, याद रखिएगा ये मंत्री किसका है, ये कई बार सवाल आ चुका है। तो अजात शत्रु जो मगध के राजा थे उनका यह मंत्री था, और ये मंत्री भगवान बुद्ध के पास गए ये सजेशन लेने के लिए कि भगवान रास्ता बताइए कि वज्जी को कैसे डिफीट किया जाए, है ना, ये क्वेश्चंस हैं। तो भगवान बुद्ध से जब ये क्वेश्चंस पूछते हैं तो भगवान बुद्ध इनसे एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि जरा बताओ, where the वज्जीस met frequently in the full assemblies, कि जो वज्जी के लोग हैं ये क्या असेंबलीज में लगातार फ्रीक्वेंटली और पूर्ण संख्या में मिलते हैं। When he heard that they did, जब उनको ये पता चला कि हाँ वो लगातार मीटिंग करते हैं और पूर्ण संख्या में सबकी उपस्थिति होती है, तब उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, he replied that वज्जीस would continue to prosper as long as, तब तक वज्जी गणराज्य समृद्धि की ओर जाएगा जब तक कि, और ये कंडीशंस इस स्लाइड में दिया हुआ है, 7 कंडीशंस है। सातों कंडीशंस को मैंने पिक्चर फॉर्म में आपको बताने की कोशिश किया है। क्या है, पहला कहता है दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, जब तक पूर्ण और लगातार पब्लिक असेंबलीज वज्जी में होता रहेगा तब तक वह समृद्धि करेगा, अर्थात उनको विजयी नहीं बनाया जा सकता, उनको विजयी नहीं किया जा सकता। पहला, ये फुल असेंबलीज हो रहा है, पूर्ण है। दूसरा, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो मिलते हैं और साथ मिलके काम करते हैं। ये जो पिक्चर है ये साथ मिलके काम करने का एक सिंबल है। दूसरा, दे फॉलोड एस्टैब्लिश रूल्स, जो रूल्स वो बनाते हैं
उसमें जो वजीस में रूल एस्टेब्लिश किया गया है उस रूल्स को स्वेच्छा से उसका पालन करते हैं, फॉलो द रूल्स। दे रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर्स। जो ज्ञानी वृद्ध पुरुष हैं, जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनके पास अनुभव है, जो भविष्य को देख सकते हैं, ऐसे लोगों का अगर वजी में रिस्पेक्ट होगा, उनका सपोर्ट होगा, उनको लोग सुनेंगे, तब तक वजी को आप हरा नहीं सकते। ये बात कहा गया। एंड देन वजी ओमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड। जब तक वजी गणराज्य में महिलाओं को बाय फोर्स हेल्ड ना किया जाए, उसको कैप्चर ना किया जाए, अर्थात महिलाओं के डिग्निटी का रिस्पेक्ट किया जाए, जब तक ये होगा तब तक वज्जी गणराज्य को कोई हरा नहीं सकता। एंड आगे, जब तक वज्जी गणराज्य में चैत्यास, इसको लोकल श्राइन्स बोलते हैं, वेयर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज। जब तक जो चैत्यास होते हैं, ये पिक्चर आप देख रहे हैं चैत्य का है, जब तक गांव वाले और शहर वाले एरिया में इस चैत्य का मेंटेनेंस होता होगा, बनाया जाता होगा, इसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा जाता होगा, यहाँ लोग इकट्ठा होते होंगे, यहाँ चर्चा करते रहते होंगे, तब तक वजी गणराज्य को हराया नहीं जा सकता। एंड द लास्ट, वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। कहता है भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले, जो बिलीफ्स विश्वास करने वाले, जो सेंट्स होंगे, जो सन्यासी होंगे, जो विद्वान लोग होंगे, वो जब तक उनका रिस्पेक्ट किया जाएगा और जिस एरिया में वो इंटर करना चाहते हैं उसको इंटर करने से रोका ना जाए, और जब वो बाहर वहां से जाना चाहते हैं तो फिर उनको बाहर जाने से रोका ना जाए, ऐसा जब तक होगा तब तक वज्जी गणराज्य को कोई हरा नहीं सकता। यही बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं उस वत्साकार जो अजातशत्रु के मंत्री हैं उनसे। फ्रेंड्स, अब जो बात किया जाता है एल्सवेयर, एल्सवेयर में वास्तव में इसी समय में विश्व के दूसरे जगह क्या हो रहा है, ये इस एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत है, वो बताता है। कहता है कि आज से 2500 साल पहले एक जगह है ग्रीस और उसमें एक साइट है एथेंस। ये आप मैप में देख रहे हैं, ये आपका पूरा ग्रीस वाला पार्ट है। ये तुर्की है, ये बुल्गारिया है, ये अल्बानिया है, इनसे चारों बगल से घिरा हुआ है ये, और ये ग्रीस है, ग्रीस में ये एथेंस है। इस एथेंस में आज से 2500 साल पहले वहां के लोगों ने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश किया, जिनका नाम डेमोक्रेसी दिया गया है। और ये जो डेमोक्रेसी है यह लगभग 200 सालों तक चला। याद रखिएगा, भारत में जो वजी गणराज्य में जो एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, गण और संघ का, यह लगभग डेमोक्रेसी से मिलता जुलता था। वो लगभग 1000 साल तक चला, जबकि एथेंस में सिर्फ 200 साल तक चला। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बात करता है कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, डेमोक्रेसी था, उसमें एक कंसेप्ट आया है सिटीजन्स का। जो सिटीजन्स होते थे तो कौन होते थे? ऑल फ्री, सारे मुक्त, मेन, वुमेन नहीं। जिनका एज 30 साल से ऊपर हो गया है, ऐसे पुरुष जो फ्री हो और जिनका उम्र 30 साल से ऊपर हो गया हो, उन्हीं को सिटीजनशिप का अधिकार दिया जाता था। और जब असेंबली होते थे तो वह साल में लगभग 40 बार होते थे। उस असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार सिर्फ सिटीजन्स को ही था। और इस असेंबलीज में ये लोग डिसाइड करते थे इंपॉर्टेंट मैटर्स को। ऑल सिटीजन्स अटेंड मीटिंग, जितने भी सिटीजन्स हैं वह मीटिंग को अटेंड करते थे। लेकिन सिटीजन्स होंगे कौन, यहीं पे तो डिफरेंस पैदा कर दिया गया था। तो जो सिटीजन्स होंगे वो तो बता दिया, कौन सिटीजन्स नहीं होंगे ये हम देखते हैं। आगे बात कहा गया है, ये हम कौन सिटीजन्स नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे कहता है कि हु नॉट सिटीजन्स, जो वुमेन है, महिला है, वो सिटीजन्स नहीं होंगे। उस एथेंस में जो फॉरेनर्स आएंगे वह सिटीजन्स नहीं होंगे, और जो दास होंगे, स्लेव्स होंगे, वह सिटीजन्स नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कुछ बात जान लेते हैं। जो एथेंस में डेमोक्रेसी था, वहां पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसमें उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए जाते थे। वह जो अपॉइंटमेंट था वह लॉटरी पैटर्न पे होता था। जो सिटीजन्स होते थे वही उन्हीं का अपॉइंटमेंट होता था, और उनका अपॉइंटमेंट भी लॉटरी फॉर्म पे होता था।
बाद में जो एग्जामिनेशन लेके हुआ है वह फिर हम देखेंगे चाइना में इसकी शुरुआत हुई, चाइना से फिर पूरे विश्व में कैसे फैला, ये सब देखेंगे। जो सिटीजन्स होते थे उसको सर्व करना पड़ता था आर्मी और नेवी में। ये सारी बात जो है एथेंस जो ग्रीस में है उनके बारे में इसमें बताया गया है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा इस पूरे चैप्टर को। अब हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। जो की वर्ड्स है उसमें हमने राजास के कंसेप्ट को समझा कि जो राजा कैसे अंतर हो गया। जो ऋग्वेदिक काल के राजा थे वो अलग थे, जनपदा के समय के राजा अलग थे, महाजनपदा के समय के राजा अलग थे। अश्वमेध यज्ञ के बारे में मैंने जाना, हमने समझा कि अश्वमेध यज्ञ जो था इनका कितना बड़ा रोल था राजा को रिकॉग्नाइज करवाने में। फिर उस बॉक्स में हमने वर्णा को जाना कि वर्णा 4 तरह के वर्ण में सोसाइटी को बांटा गया पुरोहित के द्वारा, कौन कौन किस में होगा, उसका क्या काम होगा वो जाना। फिर उसी वर्णा के कंसेप्ट का विरोध करने वाले भी उस समय थे, उनके बारे में भी जाना, किस किस आधार पे वो विरोध कर रहे थे वो सब जाना। फिर जनपद को हमने जाना, जनपद जन और जनपद में क्या अंतर है वो देखा। फिर महाजनपद को समझा, महाजनपद में हमने जो मगध है उनको देखा। फोर्टिफिकेशंस क्या था, फोर्टिफिकेशंस क्यों था, फोर्टिफिकेशंस में कितने रिसोर्सेज लगते थे। और फिर आर्मी को देखा, आर्मी रेगुलर आर्मी हो गया, उसको रेगुलर सैलरी देना पड़ता था। फिर इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज के लिए हमें एक रेगुलर रिसोर्सेज के रूप में टैक्स जो है एक बेस्ट मैकेनिज्म डेवलप किया गया। फिर एग्रीकल्चर में 2 रिवॉल्यूशनरी चेंजेज आए, उसमें एक ट्रांसप्लांट जो प्लांटेशन है, जो धान की खेती है, उसमें जो मैंने बताया आपको डिटेल में, उसको हमने देखा। फिर गण और संघा जो वज्जी गणराज में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, गण और संघा, उसके बारे में हमने बात किया। एंड देन हमने डेमोक्रेसी, खासकर जो ग्रीस में एथेंस है वहाँ का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था डेमोक्रेसी, इनके बारे में चर्चा किया। फ्रेंड्स, ये जो सवाल है ये 5 सवाल है, समय के अभाव में हम नहीं चाहते हैं कि एक एक सवाल आपको बताएं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो फिर से हम ये सब हेडिंग आपको एक बार आपको एक पिक्चर दिखा देते हैं, विजुअलाइज कर देते हैं कि ये सारे सब हेडिंग हमने देखा। हाउ सम मेन बिकम्स रूलर्स, कुछ जो पुरुष थे वह कैसे राजा बना, उसमें अश्वमेध यज्ञ का क्या रोल था, जनपद क्या होता है, महाजनपद क्या होता है, टैक्सेस कैसे लिया जाता था, टैक्सेस का रोल क्या था, एग्रीकल्चर में जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ वो हमने बात किया, जो मगध था उनका एरिया क्या था, मगध के 3 राजा का बात किया, मगध में जो प्राकृतिक जो नेचुरल एडवांटेज है उनकी बात किया, और फिर वज्जी गणराज की बात किया, वज्जी गणराज में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था गण और संघ उसकी बात किया। इसी गण और संघ का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वज्जी में था। और फिर यहीं पे एक बॉक्स में मैंने बात किया कि मगध के राजा जो अजातशत्रु थे उन्होंने अपना एक मंत्री वश्यकारा को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि हम इसे विजय करना चाहते हैं वज्जी को। फिर भगवान बुद्ध का कुछ सवाल थे, 7 सवाल थे, 7 सवाल में हमने देखा कि उस समय का समाज क्या था। और फिर एल्सवेयर में हमने जो एथेंस जो ग्रीस में है वहां पे किस तरह सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इन सारी चीजों को देखा। फ्रेंड्स, इतना डिटेल में जो मैंने आपको बताया, एक एक बात को बहुत ही नाइसली, स्मूथली और क्लियरली बताने का जो कोशिश किया, इसमें हमने बहुत एफर्ट लगाया है। फ्रेंड्स, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका एक छोटा सा कदम हमारे इस चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो 6th चैप्टर होगा उसमें।